नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हिंदी पेडोलॉजी प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा है, जो कि आपके सीटेट दिसंबर परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो आपके परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों। क्योंकि आपको बता दें कि हर साल ऐसा होता है कि सीटेट में प्रीवियस ईयर प्रश्न जो है वो रिपीट किया जाता है या उसी को बेस बना के जो है नए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए भैया, सबसे पहले यहाँ पे आपके सामने जो है पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है। पहले प्रश्न में यहाँ पे पूछा गया है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ क्या होती हैं? मनोरंजन का साधन है, पाठ पुस्तक का एक पाठ है, या विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की संभावनाएं लिए होती हैं, भाषा कौशल के विकास का एकमात्र जो है साधन होती हैं। तो कहानियाँ हिंदी में, बिल्कुल अगर हम बात करें कहानियाँ क्या होती हैं, तो कहानी हिंदी में गद्य लेखन की एक महत्वपूर्ण क्या होती है, विधा होती है। मनुष्य के जन्म के साथ ही कहानियों का भी जो है जन्म हुआ है। कहानियाँ कहना सुनना मानव का आदिम स्वभाव बन गया। बिल्कुल भैया, कहानियाँ कहना या सुनना जो है मानव का आदिम स्वभाव जो है बन गया। इस कारण से प्रत्येक सभ्य या असभ्य समाज में जो है कहानियाँ अब पाई जाती हैं। बिल्कुल हमारे देश में कहानियों की बड़ी लंबी और संपन्न परंपरा जो है वो रही है कि भाषा की कक्षा में कहानियाँ निम्न प्रकार से भाषाई विकास को जो है और चिंतन का जो है विकास करती हैं। तो यहाँ पर अगर हम कहें तो ये क्या होती है, भाषा की कक्षा में कहानियाँ सुनने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों की कल्पना शक्ति को जो है विकास करना। अगर हम भाषा की कक्षा में बच्चों को कहानियाँ सुना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि हमारा उद्देश्य है कि भाषा की कक्षा में हम कहानियाँ सुनाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे की कल्पना शक्ति का जो है वो विकास करना। कहानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का प्रभावी उपकरण है जो शिक्षार्थियों के पठन के विकल्पों को क्या करता है, व्यापक बनाता है। ठीक है, और शिक्षार्थियों को एक वह प्रासंगिक शिक्षण वातावरण जो है वो भी प्रदान करता है। बिल्कुल, हम कहानियों के माध्यम से अगर बच्चे को कोई चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चा जो है उसमें जुड़ता है, अपने आप को भी महसूस करता है, और जो कहानी हम सुनाते रहते हैं उस पात्र के रूप में बच्चा अपने आप को इमेजिन कर लेता है। तो इससे विभिन्न प्रकार की भाषाई संरचनाएं और चिंतन विकास की जो है संभावनाएं लिए होती हैं। इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है कि अब बता दें कि वह दुनिया की प्रकृति की कल्पना और अन्वेषण करने की क्षमता को जो है बढ़ावा मिलता है, और यह उन्हें अपने स्वयं के अनुभवों के आधार पर अर्थ का निर्माण करने में भी सक्षम बनाता है। कौन? कहानियाँ। कहानियाँ का मेन उद्देश्य दोस्तों यही होता है कि बच्चे जो हैं, कहानियों का मेन उद्देश्य यही होता है कि बच्चे की जो कल्पना शक्ति है उसका विकास करना, और एक बता दें कि वह दुनिया के प्रकृति का कल्पना करना और अन्वेषण करने की क्षमता को बढ़ावा देता है। तो इस प्रश्न का राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3 है भैया। चलें हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है, और अगले प्रश्न पूछा गया है कि बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है? भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि कराने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, पढ़ने में रुचि जगाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए। तो बिल्कुल अगर यहाँ पे बात करें तो पाठ्य सामग्री की अगर बात करें तो पाठ्य सामग्री में सभी दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक साधन सभी जो हैं इसमें शामिल होते हैं, और पाठ पुस्तक के अतिरिक्त इन सामग्रियों को शामिल किया जाता है। भैया पाठ पुस्तक तो आपको होती है, इसके अलावा इन सामग्रियों को भी, जैसे दृश्य श्रव्य सामग्री या श्रव्य सामग्री, ये सब आपके पाठ पुस्तक के अतिरिक्त सामग्रियाँ होती हैं जो कि आपके पठन प्रक्रिया में शामिल किया जाता है, और जो कि क्या करती हैं, इस शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं, शिक्षण को अधिक प्रभावी जो है वो बनाते हैं। शिक्षण प्रक्रिया को जो है प्रभावी जो है ये बनाती हैं। इन सामग्रियों का प्रयोग मुख्य रूप से शिक्षण के पठन में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि करने के लिए जो है इसका उपयोग जो है किया जाता है। अतिरिक्त पठन सामग्री की हम बात करें कि पढ़ने की सामग्री के अलावा जो अतिरिक्त चीज़ें होती हैं, प्रिंट मीडिया हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हुआ, श्रव्य सामग्री हुआ, दृश्य सामग्री, इनका उद्देश्य यही होता है कि पाठ में या शिक्षण प्रक्रिया में या पठन में रुचि जो है जागृत करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। बिल्कुल आकर्षक पठन सामग्री छापों में पठन रुचि को क्या करती है, समृद्ध जो है बनाती है। तो बिल्कुल भैया ये क्या करते हैं, पढ़ने में रुचि जगाने हम सामान्य ज्ञान को बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में जो है रुचि जगाने के लिए इनका उपयोग जो है यहाँ पे
किया जाता है। बिल्कुल, इस प्रश्न का राइट जवाब अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट जवाब होगा। चले हम अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा कौशलों के बारे में सही है। पहला है कि विद्यालयों को केवल पठन तथा लेखन कौशल पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि श्रवण तथा वाचन कौशल स्वतः ही आ जाते हैं। भाषा कौशलों को श्रवण, वाचन, पठन तथा लेखन के उचित क्रम में पढ़ाया जाना चाहिए। सभी भाषा कौशल जो होते हैं अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। भाषा के नियम लक्ष्य भाषा को दिए जाने वाले अवसरों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो मानव अपने विचारों का आदान प्रदान जो है तो है कई तरीके से करता है। पहला क्या होता है, सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर। अगर हमको कोई चीज़, देखिए कोई बोल नहीं पाता है तो अपने विचारों को आदान प्रदान को लिख कर देता है, बोलना जानता है तो बोल के करता है। तो कई तरीके से, कोई तो पढ़ के अपने विचारों को जो है आदान प्रदान करता है। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। तो अगर कहें तो मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान जो होता है सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर या कई तरीके से करता है। तो भाषा से संबंधित इन चारों प्रक्रियाओं को प्रयोग करने की क्षमता ही क्या कहलाती है, भाषा कौशल कहलाती है। बिल्कुल भैया, इन चार प्रक्रियाओं को अगर आप सही तरीके से उपयोग कर पा रहे हैं तो यही क्या कहलाती है, भाषा कौशल जो है वो कहलाती है। तो भाषा कौशल मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? श्रवण कौशल, वाचन कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। जिस प्रकार की भाषा हम सुनते हैं या उसका अनुकरण करते हैं उसी प्रकार की भाषा को हम जो है उच्चारित भी कर पाते हैं और हमारी वर्तनी की शुद्धता का आधार बनती है। और ये चारों कौशल जो होते हैं क्या होते हैं भैया, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। कैसे होते हैं? एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं ये सभी कौशल। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा कि सभी भाषा कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इन्हें एकीकृत किया जाना चाहिए। चले आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे कि कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियां जो है करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? नंदिनी को समझाना कि वर्तनी अशुद्धियां करने पर उसके अंक जो है काटे जाएंगे। उसको डराना धमकाना नहीं है, ठीक है भैया। अगर डरा धमका दिए तो वो शिक्षा के विरुद्ध हो जाएगा। नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता को लेखन के द्वारा सशक्त पहलू है। नंदिनी को ऐसे अवसर, बिल्कुल भी अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उसमें सुधार कर सके। नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखने के लिए, देखिए दोस्तों 20 बार अगर अशुद्धियां काट के लिख देंगे और 20 बार आप अगर उन्हें लिखने के लिए कहेंगे तो इसी प्रकार से आपको हर एक गलती पर उसको काटना पड़ेगा और फिर उसको 20-20 बार लिखने के लिए कहना पड़ेगा। तो ये सही नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो नंदिनी को ऐसे अवसर उपलब्ध कराया जाए जिसमें वह उसमें स्वयं ही सुधार कर सके। बिल्कुल भैया, इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर 3। कक्षा 8 के पढ़ने वाली नंदिनी के लेखन संबंधित वर्तनी की अशुद्धियों के उपचार हेतु शिक्षक को नंदिनी को ऐसी अवसर उपलब्ध कराना चाहिए जिसमें वह खुद से सुधार कर सके। अब भैया अगर हम यहाँ पे बात करें तो वर्तनीय होती क्या है? शब्द में प्रयुक्त ध्वनियों को जिस क्रम से उच्चारित किया जाता है लिखने में भी उसी क्रम से विन्यस्त करने का नाम ही वर्तनी या वर्ण विन्यास कहलाता है। यदि वर्णों का उच्चारण शुद्ध न किया जाए तो लिखने में भी अशुद्धियां जो हैं वो देखने के लिए मिलती हैं या अशुद्धियां जो हैं होती हैं। तो चलिए भैया हम आगे चलें और अगले प्रश्न की ओर यहाँ पे बढ़ते हैं। और अगला प्रश्न आपके सामने कि विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्याएं उत्पन्न करता है। अनेक भाषाओं के शिक्षकों के रोजगार को बढ़ावा देता है। बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव का भी प्रसार करता है। व्यवहारिक नहीं है। तो बिल्कुल बहुभाषिकता भारत की संस्कृति का अभिन्न अंग है। भारत एक क्या है भैया, बहुभाषीय देश है। राष्ट्रीय स्वाभिमान और संस्कृति एकता को बनाए रखने के लिए भाषा को त्रिभाषा सूत्र में क्या किया गया है, बांधा गया है। मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा को सामूहिक अस्मिता के हित की भाषा के रूप में जो है उसको मान्यता यहाँ पे दी गई है। भाषा शिक्षण का संबंध केवल भाषा के सीखने तक सीमित नहीं रहता बल्कि उसका राष्ट्र, समाज और शिक्षा से भी गहरा संबंध या जुड़ाव होता है। सभी भाषाएं राष्ट्रीय, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर अपने भिन्न भिन्न महत्व जो है वो रखती हैं और प्रत्येक संदर्भ में इसके शिक्षण के स्वरूप भी क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। तो भाषा शिक्षण के बारे में रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या कहना था दोस्तों कि भाषा शिक्षण का
भाषा शिक्षण के मूल में भाषा व्यवहार और भाषिक कौशल होते हैं। स्वयं भाषा की अपनी संरचना या प्रकृति जो है वो नहीं होती। तो कहने का मतलब विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जो है बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भाव को क्या करता है, प्रसार करता है या उसको बढ़ाता है। चलें आगे, और अगला प्रश्न आपके सामने भैया स्क्रीन पे कि जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे तो इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को व्याकरण सिखाना चाहती है, परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, भाषा की बारीकियां जो है समझाना चाहती है। तो भाषा होती क्या भैया, अगर समझिए कि भाषा है क्या, तो भाषा मुख से उच्चारित होने वाली वह ध्वनि होती है जिसका प्रयोग जो है मनुष्य अपने मन के विचारों को आदान प्रदान करने के लिए करता है। भाषा एक तरीके के औजार होती है जिसका उपयोग मनुष्य जिंदगी से जुड़ने के लिए या जिंदगी के अनुभवों को जो है साझा करने के लिए इसका उपयोग जो है करता है। तो भाषा अगर हम इस पूरे प्रश्न की बात करें तो जब शिक्षिका हम भी सफल होंगे तो इस वाक्य में भी लगाने का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि बच्चों को भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है, क्योंकि भाषा सीखने का उद्देश्य बच्चों को भाषा की बारीकियां, नियमबद्ध प्रकृति की पहचान करना और उनका विश्लेषण करने के योग्य जो है बनाता है। तो बिल्कुल भाषा की बारीकियां जो है वो समझाना चाहती है। भाषा शब्द वाक्य और प्रयोग के स्तर पर नियमों से बनी हुई होती है, अतः इनकी बारीकियां नियमों को पहचानना तथा विश्लेषण करना बच्चों में उच्च स्तर के भाषाई विकास को विस्तार देता है। चले आगे, और अगले प्रश्न को भैया यहाँ पे देखेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने कि उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है। पहला है कि संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझने का प्रयत्न करना, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकृत बनाना। तो सबसे पहले आप जानिए कि मुहावरा है क्या। भैया मुहावरा मुख्य रूप से यह अरबी भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ होता है कि आदि होना या किसी का अभ्यस्त होना। वहीं अगर हम लोकोक्तियों की बात करें तो जो वह प्रचलित कथन जो लोक अनुभव के आधारित होता है, जो कि लोगों के अनुभव पर आधारित होता है, लोकोक्तियाँ होती हैं। ठीक है, तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि संदर्भानुसार मुहावरे के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना, इसका प्रयोग करते समय परिस्थितियों के अनुभव अनुसार जो है बदलते रहते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों का जितना प्रयोग छात्र करेगा उतना ही उसके शिक्षण जो है प्रभावी बनेगा और इससे उसके भाषा शिक्षण में क्या होगी, उन्नति होगी या उसके भाषा शिक्षण में जो है वो विकास होगा। ठीक है भैया, और वाक्य में प्रयोग करना अगला चरण होगा जो उसकी भाषा को और अधिक क्या करेगा, और अधिक समृद्ध बनाएगा। तो बिल्कुल अगर हम बात करें कि संदर्भानुसार मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उसका जो है प्रयोग करना, ये राइट जवाब होगा, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।